नमस्कार बच्चों। देखिए बेटा, अब मैं क्लास 10th के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि क्लास 10th के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। मैं इस समय लगभग मैं 105 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो सारी की सारी मैक्सिमम 11th और 12th की हैं। उसमें से कुछ वीडियो 3-4 वीडियो मैंने 10th की बनाई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली 2 वीडियो कम से कम 10th क्लास के लिए बनाऊंगा। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, मैं वो चैप्टर नंबर 4 से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो मैंने इससे पहले 3 चैप्टर हैं मैं उनको आपको नहीं पढ़ाने का, मैं उनको भी आपको वीडियोस के द्वारा पढ़ाऊँगा। अगर देखिए किसी कारणवश लॉकडाउन लंबा चलता है अभी और, तो मैं उन 3 चैप्टरों को भी इसके बाद स्टार्ट कर दूँगा। यानी कि ये मेरी टेंशन है कि मैं आपको लगातार सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होंगे। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है शुरू से एंड तक। तो आज हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है द्विघात समीकरण। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए ये चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में केवल इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटिव जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक, जो ये होता है एक्स वाई का खा ना, पी क्यों, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं चर, और जो संख्या होती हैं उन्हें हम कहते हैं अचर। ठीक, यानी कि जिसके मान ना बदले उसे कहते हैं अचर, और जिसका मान बदल जाए, जो परिवर्तित हो सकता है, उसे हम कहते हैं चर। तो अभी आप देखिए इसमें लिखा है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात, यानी कि जो चर उसमें यूज हो रहा है उसका उच्चतम घात कितना है? 2 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये भी तो इसमें चर हैं, तो इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, जहाँ ए बी सी कांस्टेंट हैं, यानी कि ये क्या हैं? अचर हैं, अर्थात ये संख्या है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। तो इस प्रकार जो बहुपद होता है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। अब द्विघात समीकरण क्या होती है? जो द्विघात बहुपद है अगर आप उसे शून्य के बराबर रख लें, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद है, अगर आप उसमें बराबर का चिन्ह लगा के शून्य के बराबर उसे रख लेते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? द्विघात समीकरण बोला जाता है। और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसे मानक रूप कहते हैं हम, वो ये होता है ax² + bx + c = 0। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के द्वारा ये पता चल जाता है कि भाई ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक दो कभी कभी बहुत हल्का सा क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई जैसे ये बताइए x + 2 का होल स्क्वायर बराबर है x² + के 5। आप सब बुझ जाएगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप देखिए इसे पहले ओपन कर लीजिए, x² + 4 + 4x, x² + के 5। आप देख सकते हैं x² से x² कैंसिल हो गया और 4x = 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये इस इक्वेशन में x² नहीं आ पा रहा। तो अब मैं आपको जो इसका टाइप ले लेकर क्वेश्चनों को समझाता हूँ। देखिए टाइप नंबर 1 में आपको ऐसा समझा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि भाई कोई k या a या कुछ इस तरीके से किसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और उसमें दे रखा होगा जबकि x = 4 समीकरण का एक मूल है। मूल होने का मतलब है x का एक मान 4 है। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? आप लोग जो है x = 4 जो है, ठीक है, समीकरण में रखने पर, तो आप समीकरण में रख दीजिए x के प्लेस पर 4, यानी कि k बच्चों 4 का स्क्वायर + 2 × 4 - के 3 = 0। तो 4 चौक 16 k तो हो गया ये वाला, 8
माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से 16 के बराबर माइनस के 5 इस साइड में हो जाएंगे, क्योंकि 5 बचेंगे, इस साइड में जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो के बराबर आ जाएगा बेटे माइनस के 5/16। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे उसे आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट, अब आपके सामने देखिए 3 क्वेश्चन है। पहला सवाल है आपके सामने कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसमें कहा गया है कि भाई इसका जो एक मूल है वो कितना है, -2 है। तो आपसे अगर आप पी का मान ज्ञात कीजिए तो सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सॉल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग समीकरण देखिए। द्विघात समीकरण क्या है आपके सामने? द्विघात समीकरण है आपको दे रखी है x² 2x माइनस का p बराबर 0। अब आप लिखिए चूंकि इसका एक मूल -2 है, इसलिए x बराबर -2 समीकरण में रखने पर, तो आप समीकरण में -2 x के प्लेस पर रखिए। तो -2 का स्क्वायर 2 × -2 माइनस का p बराबर 0। -2 का स्क्वायर करिए 4 माइनस, यहाँ पर 4 हो गया, माइनस का p आप लोग समझ गए होंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 दूनी 4 माइनस के हो गया। तो बेटा जी ये वाला 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ से p की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बिल्कुल सेम ऐसे ही। यहाँ द्विघात समीकरण जो दे रखी है तो उसे हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। वो है 3x² 2mx माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, और इसका मूल क्या है, x बराबर माइनस के 1/2। तो आप इसमें x बराबर माइनस के 1/2 रख दीजिए। तो 3 × माइनस का 1/2 का स्क्वायर 2mx के प्लेस पर माइनस का 1/2 माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का m माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से आगे देखिए ये 3/4 और ये वाला माइनस का 3 यहीं रख लीजिए और m को इधर ले जाइए। तो यहाँ से 4 तिया हो गया 12 और 12 में से आप 3 घटा दीजिए, 9 बच गए। तो m बराबर आ गया आपका माइनस के 9/4। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब एक इस तरीके का भी हो सकता है बेटा जिसमें 2 मान ज्ञात करने के लिए कहे जाएंगे। तो पहला आप लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम घिरेगा तो इसलिए हम सवाल यहाँ से देख लेते हैं। एक बार x बराबर 2 लिखेंगे, x बराबर 2 समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो 2 यहाँ रखिए बेटा, a × 2 का स्क्वायर -15 × 2 प्लस का 2b बराबर 0। देखिए बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4a माइनस का 30 प्लस का 2b बराबर 0। बेटा आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया 2a प्लस का b, यहाँ 15 बचे बेटा और 15 इस साइड में जाके प्लस हो गए। मैं समझता हूँ आपकी बात समझ आ गई। 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 से इसे डिवाइड करेंगे 15 और 15 इस साइड में जाके हो गया प्लस का। अब x बराबर जो है 3 समीकरण में रखने पर, तो 3 रखिए बेटा। चलिए a × 3 का स्क्वायर -15 × 3 प्लस 2b बराबर 0, 3 × 9a प्लस 2b और ये बराबर हो गए 45। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सोल्व करेंगे तो 2a प्लस b बराबर में 15 और 9a प्लस 2b बराबर 45। ये 2 इक्वेशन आ गई बेटा। अब इन्हें हल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए। 4a 2b बराबर में 30, 9a प्लस 2b बराबर में 45। बेटा इन्हें घटाइए, इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2। जब आप घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 5a
ये कैंसिल हो गए, चिन्ह बदल जाते हैं और ये बेटा बचे माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, ए का मान आप समीकरण नंबर 1 में थोड़ा सा स्पेस कम है तो ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए। ए का मान जब आप यहाँ रखेंगे तो बेटा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 इस साइड में जाकर घटेगा तो 9 बचेगा। तो इस प्रकार से बेटा आपने ए और बी के मान ज्ञात कर लेने हैं। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो बहुत इजी तरीके से बेटा आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है हमारे कोर्स में 3 प्रकार की। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा होता है बेटा श्रीधराचार्य जी के सूत्र के द्वारा। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है हमारे यहाँ पे, उससे हम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाएगा, लेकिन इस वाली विधि से बेटा बोला जाता है कि इसे आप पूर्ण वर्ग विधि बनाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है ax² + bx + c बराबर 0 के लिए वो सूत्र है बेटा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ठीक है, अब इसमें जो इतना पोर्शन होता है बेटा, इतना पोर्शन b² - 4ac वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे विविक्त कर। तो आपको याद रखना है विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d बराबर क्या है, b² - 4ac। ठीक है, विविक्त कर का सूत्र d बराबर b² - 4ac। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब यहाँ से आगे कुछ आपको बातें याद रखनी है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, ये थोड़ा सा पहला बेटा इसीलिए लिख लिया हमने ताकि हमारी वीडियो थोड़ा सा कम समय की बने। अब जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वो आपको सामने बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। तो बेटा पहली बात आपको याद रखनी है कि यदि d, ठीक है, बड़ा है किससे, 0 से, यदि d किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि आपने b² - 4ac ज्ञात करा और उसका मान क्या आया, 0 से बड़ा आया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, इस केस में मूल एक तो वास्तविक होंगे, एक परिमेय होंगे और एक असमान होंगे, यानी कि दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। दूसरी बात यह कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है पर पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग कैसे की संख्या होती है, जैसे 4 है, 9 है, इन्हें बोलते हैं पूर्ण वर्ग। लेकिन आपका b² - 4ac का मान आया 13, तो 13 पॉजिटिव तो है, 0 से बड़ा तो है, पर वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उस केस में मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय और असमान होंगे। बस अंतर क्या है, परिमेय और अपरिमेय का। कई बार टीचर इन छोटी छोटी बातों को नहीं भी बताते हैं, तो वो केवल इतना बता देते हैं वास्तविक और असमान। लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्ट अंदर जा रहा है, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा मतलब ये है कि यदि आपने b² - 4ac का मान ज्ञात किया, देखिए जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है x² + के 2x - के 2 बराबर 0। हमने इस इक्वेशन की तुलना करी ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया 2 और c बराबर आ गया -2। ठीक है, अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यानी कि d निकाला, b² - 4ac। तो b की वैल्यू होगी 2, 2 का स्क्वायर 4 × 1 × c का मान -2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, और 4 दूनी 8 एकम 8, ये हो गया 12। अब ये 12 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसी संख्या नहीं है जैसे 9 है ना, 16 है, 25 है। तो इस केस में अगर आपको मूलों की प्रकृति बतानी है तो पूरा ही लिखा जाना चाहिए। जो मूल हो गए, एक तो वो वास्तविक हैं, साथ में वो अपरिमेय भी हैं, और तीसरी बात वो असमान है। ठीक है, अब अपरिमेय वाली बात यह है कि जो संख्या रूट के अंदर आती हैं उन संख्याओं को अपरिमेय कहा जाता है। यानी कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसके जो आंसर आएंगे वो रूट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये पूर्णतः रूट के अंदर भी नहीं आए, चाहे ऐसा आ जाए 2 + √3, ये भी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जुड़ती है तब भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो
आपको इस चीज़ से डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, अपरिमेय हैं और असमान। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, इस केस को देखिए। यदि थर्ड केस ये है कि यदि डी का मान 0 से छोटा आया यानी कि नेगेटिव आया, ठीक है, तो इस स्थिति में जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो जो आंसर आएंगे उन आंसर में रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आएंगी, बस उन संख्याओं को कहते हैं काल्पनिक। और दूसरी बात, काल्पनिक संख्या बेटा उसे भी कहते हैं कि जो संख्या इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ 0 है या 1 है या माइनस का 1 है, तो जो संख्या इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट है उन्हें तो कहते हैं वास्तविक, और जो संख्या इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक। जैसे हमारे पास कोई संख्या रूट में -3, तो ये जो संख्या ये यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए काल्पनिक है। लेकिन बेटा जो √3 है ये वास्तविक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू 1.732 के करीब होती है, तो ये यहाँ मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये वाली जो संख्या है ये वास्तविक है, ये अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। लेकिन ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है बेटा, काल्पनिक है। ठीक, तो दोबारा सुन लीजिए, यदि आपने डी ज्ञात किया और उसका मान क्या आया, 0 से छोटा आया, तो उस स्थिति में आप लिखेंगे मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। ठीक है, और लास्ट केस है हमारे पास, यदि डी का मान 0 ही आ गया, तो इस केस में आपको याद रखना है मूल जो है एक तो वास्तविक हैं, ठीक, दूसरी बात यह है कि वो समान भी है, यानी दोनों आंसर कैसे हैं, समान है। जैसे x का मान दोनों 2 आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा मूलों का जो नेचर है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए बेटे, आपके सामने हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। इन क्वेश्चनों में पूछा गया कि आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे ax² + bx + c। इसके नीचे लिख लिया ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ओके, तुलना करके देखिए, a बराबर बताइए कितना है, a बराबर है 5, b बराबर 9 और c बराबर है -2। अब विविध कर ज्ञात कीजिए, यानी कि d ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है b² - 4ac। b है 9 का स्क्वायर, 4 a का मान है 5, c का मान है -2। लेकिन 81 हो गया, माइनस हो गया प्लस, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। आप इन्हें जोड़ेंगे तो 121 हो गया। 121 0 से क्या होता है, बड़ा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप पूरा कंप्लीट लिखिए। मूल कैसे होंगे, मूल एक तो वास्तविक होंगे, दूसरा अपरिमेय होंगे और तीसरा असमान होंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट देख लीजिए। a बराबर तो हो गया 1, b बराबर 4, c बराबर 4। d ज्ञात करिए b² - 4ac से। तो b हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 4 × 1 × 4। ठीक, 16 - 16 0। 0 वाले केस में मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। एक बार देखिए, मूल का मतलब बता देता हूँ। मूल का मतलब होता है x के मान। तो जो इस क्वेश्चन को सोल्व करके x के मान आएंगे वो वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। थर्ड देखिए, इसके सॉल्यूशन में आप देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर -3, c बराबर -5। ठीक है, तो अब d याद करिए। d बराबर हो गया b² - 4ac। तो b हो गया -3 का स्क्वायर, a का मान 2, c का मान -5। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 3 जा 9, माइनस प्लस हो गया यहाँ वाला, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40।
ये हो गया 49। अब देखिए ये 49 पर गौर दीजिए, ये 49 जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है 7 का। तो यहाँ जो मूल लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे, एक तो वास्तविक, दूसरा वो परिमेय है, और तीसरा वो असमान है। तो आप कंप्लीट बताएंगे, वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। फिर से देख लीजिए, देखो इन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ आया था 121, ये 0 से बड़ा तो था लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए यहाँ इस वाले केस में लिखा आपने अपरिमेय। बाकी दो तो सेम लिखना है, दो केस तो सेम है, वास्तविक और असमान वाला। केवल ये संख्या देखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब इसे देखिए, यहाँ जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, तो इस वाले केस में क्या है, वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए a बराबर 2 हो गया। आप लोग पूरा कंप्लीट ऐसे लिखना सवालों को। a बराबर 2 हो गया, b बराबर हो गया √2 और c बराबर हो गया 4। ठीक, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, पहले d ज्ञात करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर आ गया b के प्लेस पे, a का मान 2, c का मान 4। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है, ये बचे माइनस के 30, और माइनस के 30 का मतलब होता है ये वैल्यू 0 से छोटी है, तो यहाँ क्या हो गया, मूल आपके काल्पनिक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, या तो देखो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, चलो इस की गुना इसमें कर लो, तो ये बन गया 2x² माइनस का 5x, फिर 2 की गुना यहाँ पे करिए, 2 3 6 हो गया बराबर 0। जो अपोन वाला 2 है वो 0 में चला गया। अब a बराबर देखिए, तुलना करने के बाद हमें मिल जाएगा 2, b बराबर हमें माइनस के 5 मिल जाएगा, और c बराबर हमें माइनस का 6 मिल जाएगा। तो बेटा जी अब d निकालिए, तो माइनस के 5 का स्क्वायर, a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया माइनस के 6, ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 6 हो गया 48, 4 दूनी 8, 8 6 48 हो गया। इन्हें आप जोड़िए, 8 और 5 13 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7 आ गया। 0 से क्या है, ये बड़ा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी प्रकृति में क्या क्या लिखोगे, एक तो वास्तविक है, असमान है और अपरिमेय भी है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अभी आपको और कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले आपको ये काम, ठीक है, अच्छे ढंग से 2-3 बार देख के अपनी कॉपी में नोट करके, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बेटा।